रोहिणी के बलिदान के बाद उसकी जगह पर एक नीला छोटा पौधा बन गया था। तेजस उसे देखकर अपने बहते आंसू रोक नहीं पाया। तभी आसमान में बनी लाल रिंग तेजस के अंदर समानी शुरू हो गई। ये देखकर दारा, घोस्ट मास्टर और ब्लेड मास्टर तीनों उसे मारने के लिए तेजी से उसकी तरफ भागे। वो तीनों जैसे ही तेजस के करीब आए तो एकदम से तेजस के शरीर से एक ताकतवर फोर्स निकली, जिसने उन तीनों को ही पीछे फेंक कर मारा। वो तीनों काफी दूर हवा में धकेले गए, पर उन्होंने गिरने से खुद को संभाल लिया। पल भर में तेजस के अंदर वो लाल रिंग पूरी तरह से समा गई और इसी के साथ तेजस की सोल पावर भी बढ़ गई। तेजस के शरीर में लाल रंग की ऊर्जा लाल रंग की बिजली के साथ दौड़ने लग गई थी। तेजस की आंखें गुस्से में आग की तरह जलने लग गई थी और उसकी आंखें पूरी तरह से लाल पड़ गई थी। तेजस से थोड़ी दूर पड़े उसके हथौड़े के अंदर भी लाल रंग की ऊर्जा और बिजली दौड़ने लग गई थी और हथौड़ा हवा में उठने लग गया था। हथौड़ा एकदम से तेजस के हाथ में उड़कर आ गया। तेजस के शरीर से निकलने वाली ऊर्जा और काफी बढ़ गई और ये देखकर दारा और उसके बाकी मास्टर घबरा गए। उनके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। तुम्हारी वजह से आज मेरी पत्नी मुझसे और मेरे बच्चे से दूर हो गई। अब यहाँ से मैं तुम में से एक को भी जिंदा नहीं जाने दूंगा। उसकी मौत का बदला तुम अपनी जान देकर चुकाओगे, तेजस ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। इतना कहकर तेजस और ऊपर हवा में उड़ने लग गया और वहां जोर का तूफान आना शुरू हो गया। ये देखकर दारा ने अपने साथियों से पूछते हुए कहा, ये आखिर अब करने क्या वाला है? दारा ने अभी ये पूछा ही था कि तेजस ने एकदम से अपनी गॉड फॉर्म को बाहर निकाल लिया और इस बार उसकी गॉड फॉर्म पहले से ज्यादा बड़ी और ताकतवर दिखाई दे रही थी। ये कैसे हो सकता है? ये इसने कैसे किया? इतनी बड़ी और ताकतवर गॉड फॉर्म नामुमकिन, दारा ने हड़बड़ाते हुए कहा। मैं तुम सबको आज यही खत्म कर दूंगा दारा, तेजस ने गुस्से में कहा। इतना कहकर तेजस ने अपने गॉड फॉर्म वाले शरीर से अपने उस बड़े हथौड़े को उठाया और पीछे की तरफ खींचकर जोर से वार कर दिया। इससे बचने के लिए मार्शल हॉल के सभी लोगों ने एक साथ अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके तेजस के इस वार को रोकने की कोशिश की और एक बड़ी सी शील्ड भी बना ली, पर इस बार वो सभी तेजस के सामने कमजोर पड़ गए। वो सभी साथ मिलकर पूरी ताकत के साथ तेजस के हथौड़े को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तेजस का ये वार उनसे काफी ज्यादा ताकतवर था। वो सभी इस वार को रोक नहीं पाते और हथौड़ा उन पर बड़ी जोर से लगा। तेजस के इस वार से उनकी शील्ड टूट गई और वो सभी इस वार की फोर्स से दूर दूर जाकर गिरे। तुम्हें भी आज यही मरना होगा, मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा, तेजस ने फिर से गुस्से से कहा और दोबारा से हथौड़े को उठाकर उन पर देकर मारा। ये वार दारा और उसके साथी मास्टर्स पर काफी भारी पड़ गया और उनके मुंह से खून बाहर निकल आए। वो सभी अब उठने की हालत में नहीं थे। इस पर तेजस अपना तीसरा सबसे ताकतवर वार उन पर करने को तैयार हो गया और अपने हथौड़े को पूरा पीछे ले गया और पूरी ताकत से दारा और उसके साथियों को मारने के लिए आगे की तरफ लाने लगा। दारा और उसके सभी साथी तेजस के इस वार को पहचान गए और तभी दारा ने सभी से कहा, अब हम इससे नहीं लड़ पाएंगे, ये काफी ज्यादा ताकतवर हो गया है और अगर उसका ये वार हमें लगा तो हम पक्का मारे जाएंगे। तो अब बेहतर यही है कि हम सब यहाँ से भाग चले। वैसे भी हमें जो चाहिए था वो तो अब वैसे भी नहीं रहा। दारा की बात सुनकर उसके सभी साथियों ने हाँ में अपना सिर हिलाया और तेजस का वो वार लगने से पहले ही वहां से एकदम से गायब हो गए। उनके भाग जाने के बाद तेजस का वार खाली जमीन पर बहुत जोर से लगा। उसका वार इतना ताकतवर था कि धरती ही फट गई, पर उससे पहले ही दारा और उसके सभी साथियों ने वहां से भागकर अपनी जान बचा ली थी। ये देखकर तेजस ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, मैं तेरा नामो निशान मिटा दूंगा दारा, कायर कहीं के। तरुण नीचे धरती पर लेटा हुआ था और अब उसने रोना शुरू कर दिया था। तेजस का ध्यान अपने गुस्से से हटकर अपने रोते हुए बच्चे पर गया। वो शांत होकर फिर से नॉर्मल हो गया और अपने बेटे को अपनी गोद में उठा लिया। अपने पिता की गोद में आते ही तरुण बिल्कुल चुप हो गया और मुस्कुराने लगा। उसे ऐसे मुस्कुराता देखकर तेजस के चेहरे से गुस्सा चला गया और वो अब उस नीले रंग के पौधे के पास गया जो रोहिणी के बलिदान के बाद उसकी जगह पर बन गया था। तेजस ने अपने हथौड़े को अपनी शक्ति से वापस अंदर समा लिया और एक हाथ में उस पौधे और दूसरे में अपने बेटे को लेकर तेजस वहां से चला गया। शहरों से काफी दूर जंगल के बाहरी किनारे पर एक गांव था जिसका नाम संतों का गांव था। तेजस नहीं चाहते थे कि किसी को भी उनका पता लगे, इसलिए तेजस पौधे को जंगल में ही एक जगह गाड़कर उस गांव में रहने के लिए चले गए। ये गांव बहुत छोटा था, यहाँ पर सिर्फ आम किसान लोग ही रहते थे, इसलिए तेजस ने अपनी सोल को अपने अंदर ही छिपा लिया। वहां गांव का मुखिया तेजस और गोद में लिए बच्चे से मिला। मुखिया को एक कहानी बताकर तेजस अपनी असली पहचान छिपा ली। ये बात उसने मुखिया को बिल्कुल सही बताया कि तरुण की मां किसी की वजह से मारी गई और अपने आप को एक लोहार बताया। गांव का मुखिया एक नेक दिल आदमी था जिसने नन्हे तरुण पर तरस खाकर गांव से थोड़े ही बाहर नदी के पास बने घर को तेजस को सौंप दिया। तेजस ने अब यही रहकर लोहारी की और अपने बेटे को भी पाला। तरुण की देखरेख करने और तेजस का हाल जानने के लिए मुखिया भी वहां हर रोज आ जाया करते थे। ऐसे ही दिन बीतते गए। तेजस सिर्फ लोहारी करके किसानों के लिए औजार बनाते और अपने बेटे का ध्यान रखते, लेकिन अपनी बीवी को खोने का गम उनकी बर्दाश्त से बाहर होने लगा था, जिससे उन्हें शराब की लत लग गई। तेजस को गम में लगी शराब की लत से तरुण की परवरिश में कमी आ गई। मुखिया ने तेजस को बहुत समझाया, लेकिन न मानने पर वो खुद तरुण के खाने पीने के लिए खाना और उसकी देखरेख के लिए वहां ज्यादा समय देने लगे।
हालांकि जब वो वहां नहीं होते थे तो शराब के नशे में होने के बाद भी तेजस अपने बच्चे का ध्यान रखते, क्योंकि वो कितनी भी क्यों ना पी ले उन्हें ज्यादा असर नहीं होता था। ऐसे ही समय बीतता गया और तरुण धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। ऐसे ही जिंदगी चलती रही और 6 साल कब बीत गए इसका पता ही नहीं चलता। 6 साल बाद इस सब को हुए 6 साल बीत चुके थे और अब तरुण 6 साल का हो चुका था। जैसे जैसे तरुण बड़ा हो रहा था उसे अपने पिछले जन्म की बातें धीरे धीरे याद आती जा रही थी। पिछले जन्म में उसके साथ क्या हुआ था ये अभी तक उसकी यादों में धुंधलाया हुआ था, पर पिछले जन्म में उसने जो तकनीक सीखी थी और उसको धीरे धीरे याद आ रही थी। हर रोज की तरह तरुण दूर एक पहाड़ी की चोटी पर जाकर ध्यान लगाकर पिछले जन्म की तकनीकों का अभ्यास कर रहा था। तरुण ने अपने पिछले जन्म को याद करता हुआ मन ही मन कहा, उस दिन के बाद आज मैं यहाँ एक बच्चे के रूप में हूँ और पता नहीं क्यों बार बार प्रैक्टिस करने के बाद भी मुझे काफी रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। इस दुनिया को गॉड्स लैंड कहा जाता है। जब भी यहाँ कोई बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसे अपनी एक एबिलिटी को जगाना पड़ता है, जिसे यहाँ पर आत्मा शक्ति बोला जाता है। तरुण अपनी आंखें बंद किए ध्यान लगा रहा था, तभी जंगल में से कुछ नीले पौधों में से एक ऊर्जा निकलकर तरुण के शरीर के अंदर समाने लगी और तरुण अपने सामने एक कमल को बनाने की कोशिश में जुट गया, पर वो इस बार भी नाकाम हो गया। अरे नहीं, मैं आज फिर से नाकाम हो गया। मैं मान कबीले के पहले स्तर को भी पार नहीं कर पा रहा हूँ। पिछले 3 महीनों से यही चलता आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि पर्पल आंखें भी थोड़ी इंप्रूव हो रही है। लगता है कि अभी तक मैं अपने आप को उस पिंजरे से अच्छे से आजाद नहीं करा पाया हूँ, जो मुझे जल्दी से सीखने में मदद करेगा। ये दुनिया पिछली दुनिया से काफी अलग है और यहाँ पर योद्धाओं के 9 लेवल होते हैं और मैं अभी तक पहले पर ही हूँ। चलो अब मुझे काफी देर हो गई है, मुझे अब घर वापस चलना चाहिए, तरुण ने मन ही मन कहा और पहाड़ी से भागकर अपने घर की तरफ वापस जाने लगा। आज पूरे गांव में बस एक बात पर ही चर्चा चल रही थी कि कोई सूर्या नाम का मास्टर उनके गांव में बच्चों की आत्मा शक्ति को जगाने के लिए आ रहा था। तरुण भी पहाड़ी से भागकर अपने गांव की तरफ तेजी से आ रहा था और वो शायद अभी इस बात से अनजान था। गांव का बूढ़ा मुखिया सभी को उस मास्टर के आने की जानकारी दे रहा था और उनसे उनके बच्चों को पुराने मंदिर में भेजने के लिए कह रहा था, ताकि वो मास्टर उन सभी बच्चों की आत्मा शक्ति को जगाकर चेक कर सके। तरुण भी गांव के बीच से होता हुआ गांव के दूसरी तरफ नदी के पास बने एक पुराने लड़की के घर के पास पहुंच गया था और दरवाजे से अंदर घुसता हुआ कहता है, पापा देखो मैं घर वापस आ गया। उसके पिता कुर्सी पर बैठे हुए मेज पर अपने हाथ मुंह रखकर सोए पड़े थे। तरुण अब उनके लिए सुबह का नाश्ता तैयार करने लगा और उनके पास मेज पर खाना रख दिया। तरुण ने पिताजी को जगाते हुए कहा, पिताजी सुबह हो गई है और खाने का समय भी हो गया है, चलो उठो और नाश्ता कर लो। तरुण की आवाज सुनकर उसके पिता अपनी आंखें मसलते हुए बैठे होने लगे। पिताजी ने जम्भाई लेते हुए कहा, सुबह भी हो गई और मुझे पता भी नहीं चला। शायद इसलिए क्योंकि आपने देर रात तक काम जो किया था, तो इसलिए आप थक कर शायद लेट सोए होगे, तरुण ने कहा। इतना कहकर तरुण ने बर्तन लेकर उसमें अपने और अपने पिता के लिए खाना डाल लिया और अपने पिता को खाना देकर खुद भी बैठकर उनके साथ खाना खाने लगा। तभी किसी ने बाहर से उनके घर के दरवाजे को खटखटाया। तरुण उठकर दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे की तरफ गया। उसने दरवाजा खोलकर देखा कि गांव के मुखिया वहां खड़े हुए थे। उन्हें देखकर तरुण ने उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम दादाजी। जीते रहो मेरे बच्चे, जीते रहो, मुखिया ने आशीर्वाद देते हुए कहा। मुखिया ने आगे पूछा, तरुण बेटा तुम्हारा पिता कहाँ है? अंदर नाश्ता कर रहे हैं, तरुण ने बताया। इतना सुनकर मुखिया घर के अंदर घुस गए और तरुण के पिता से कुछ कहने ही वाले थे कि तभी तरुण के पिता ने उन्हें टोक कर कहा, मुझे पता है कि आप यहाँ तरुण को लेने आए हैं ताकि नॉर्डिंग शहर से आने वाले मास्टर से इसकी आत्मा शक्ति को जागृत करवा सको। हाँ बिल्कुल सही कहा, मुखिया ने जवाब दिया। अब पिताजी ने तरुण की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, पर दोपहर के खाने तक वापस आ जाना। तरुण ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और मुखिया के साथ वहां से चला गया। मुखिया तरुण और गांव के कई बच्चों को लेकर पुराने मंदिर पहुंच गया। मैं 6 साल का हूं और आज अपनी आत्मा शक्ति को जगाने के लिए यहाँ आया हूँ। यहाँ सब कहते हैं कि किसी की भी आत्मा शक्ति कुछ भी निकल सकती है, पता नहीं मेरी क्या निकलेगी, तरुण ने मन ही मन चिंता करते हुए खुद से कहा। मुखिया मंदिर के बीचों बीच रखे एक टूटे पत्थर के सामने आकर रुक गया। उस पर पड़े एक गड्ढे जैसे टूटे निशान को दिखाकर बच्चों को बताते हुए कहा, बच्चों ये निशानी हमारे गांव में एक महात्मा के द्वारा छोड़ी गई है, जब उन्होंने अपने एक ही हाथ के वार से इस पत्थर से बने पिलर को तोड़कर गिरा दिया था। ये सुनकर सभी बच्चे बड़े आश्चर्य से उस पत्थर की तरफ देखने लगे। तभी तरुण को वहां किसी के अचानक से आने की आहट हुई और तरुण ने अपनी तिरछी नजर से उस तरफ देखा। तभी एक आदमी बड़ी तेजी से बाहर की तरफ से मंदिर के ऊपर से होकर नीचे की तरफ बड़े प्यार से कूदकर जमीन पर उतर गया।